Welcome my dear students. Today we will learn about चार्जिंग मेथड। अभी सबसे पहले हमें पढ़ेंगे कि चार्जिंग क्या है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चार्ज कैसे ट्रांसफर हो रहा है। अब चार्ज कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो हमने पता चल गया प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के थ्रू, वो अगले लेक्चर में हमने किया था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द चार्जिंग। तो सबसे पहले मैंने पहला ही क्वेश्चन आपके लिए रखा है, व्हाट इज द चार्जिंग। अब चार्जिंग क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके थ्रू आपको पता चलेगा चार्जिंग क्या है। आपके पास मोबाइल है, आप अभी जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो या जिस लैपटॉप से आप वीडियो देख रहे हो वो बैटरी से चलता है। अब आप जानते हो कि बैटरी आपको स्क्रीन पे परसेंटेज पे दिखा रही है, जैसे 10%, 5% आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको बंद कर दोगे और आप उसको चार्जिंग में रखते हैं। तो वहां पे आपका वर्ड यूज हो रहा है चार्जिंग, यस और नो। तो ये चार्जिंग वर्ड वहां पे यूज करते हो, यानी कि आप चार्जिंग किसको बोलते हो, तो आप क्या बोलते हो, मैंने फोन चार्जिंग में रखा है। तो उसके बाद 1 घंटे के बाद अगर आप फोन लेते हो तो आपके पास बैटरी 75% या 55% यानी चार्ज हो जाती है। उसके बाद आप फिर से मोबाइल को 4 घंटे 3 घंटे यूज कर सकते हो। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, आपके पास जो मोबाइल था, मोबाइल की जो बैटरी थी, बैटरी वर्क नहीं कर रही थी, बैटरी के पास एनर्जी नहीं थी। फोन को चलाने की जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी बैटरी के पास नहीं थी। आपने चार्जिंग किया, चार्जिंग करने के बाद मोबाइल की जो बैटरी थी, बैटरी के पास एनर्जी आ गई, यानी कोई ऑब्जेक्ट, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट बैटरी है, बैटरी की जगह कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसको वर्क करना है, बट वर्क करने के लिए उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो हम एक प्रोसेस करेंगे, ऐसी प्रोसेस करेंगे कि उस प्रोसेस थ्रू हम उसको कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे और उस एनर्जी का यूज करने के बाद वो ऑब्जेक्ट अपना वर्क करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है जो हम बाहर से दे रहे हैं, और ऐसी एनर्जी कई बार उसके अंदर भी होती है पर वो वर्क नहीं कर पाती, तो हम बाहर से कुछ ऐसा करेंगे कि वो अपनी एनर्जी को यूज कर सके। यानी इन शॉर्ट एक बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसके पास नहीं है, हम कुछ ऐसा करके उसको एनर्जी दे रहे हैं और वो उस एनर्जी का यूज करके अपना डिफाइंड वर्क कर रहा है। तो उस मेथड को, कौन सी, जिस मेथड से हमने एनर्जी को ट्रांसफर किया, उस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग। यानी हमने चार्जर को लगाया और मोबाइल उसके साथ कनेक्ट किया, जो प्रोसेस हो रही थी उसको हमने बोला चार्जिंग प्रोसेस। हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज हो रही है, मोबाइल चार्जिंग में रखा हुआ है, यानी हम बैटरी को क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। कहां से, हमारे इलेक्ट्रिकल सोर्स से। क्लियर। और वो इलेक्ट्रिकल सोर्स से मिलने वाली एनर्जी का यूज करके हमारी बैटरी चार्ज हो गई। बैटरी चार्ज हो जाने के बाद वो काम करने लायक हो गई, वो काम कर सकेगी, उसके पास वर्क करने की कैपेसिटी आ चुकी है। तो बैटरी को एनर्जी देने की जो प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग प्रोसेस। तो वैसे ही हम यहाँ पे चार्ज के रेफरेंस में चार्जिंग कैसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर अभी चार्ज नहीं है। देखना, मैंने मोबाइल के रेफरेंस में चार्जिंग सिखाया, अब मैं आपको कौन सा रेफरेंस में चार्जिंग सिखा रहा हूं। हमारे पास अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, अब उस ऑब्जेक्ट पर, उस बॉडी पर चार्ज नहीं है। अगर उस पर चार्ज नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकता, तो वो अट्रैक्शन नहीं कर सकता या फिर वो रिपल्शन नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है। अब मुझे उस ऑब्जेक्ट का यूज करना है, मुझे उस ऑब्जेक्ट से वर्क करवाना है। कौन सा वर्क करवाना है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो उसके लिए क्या चाहिए, चार्ज, पर उस पर तो चार्ज है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बाहर से कोई ऐसी प्रोसेस करूंगा, मैं बाहर से कोई ऐसी प्रोसेस करूंगा कि उसके थ्रू उस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज आ जाए।
अगर उसके पास चार्ज आ जाएगा तो वो क्या कर पाएगा, वो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जैसा उसका वर्क हमें जो करवाना था वो कर पाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग। ओके, तो यहां पे हमें चार्जिंग पढ़ना है, किसका, ऑब्जेक्ट के लिए, किसके रेफरेंस में, इलेक्ट्रिकल फोर्स के रेफरेंस में। हमें किसी बॉडी पर चार्ज सप्लाई करना है, हमें किसी बॉडी पर चार्ज लाना है, उस पर चार्ज नहीं था, अब उस पर हमें चार्ज डेवलप करना है, तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे चार्जिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, चार्जिंग। क्लियर है, अब पता चल गया चार्जिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे। तो यहां पे हम चार्जिंग प्रोसेस के अंदर ऐसा कुछ करेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज नहीं था ऐसा कुछ करेंगे कि उसके पास चार्ज आ जाए। बोलो क्लियर है। ओके, अब सबसे पहले मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो कितनी मेथड्स है चार्जिंग करने की, तो एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ मेथड, कॉन्टैक्ट टाइप एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, विदाउट कॉन्टैक्ट। ओके, अब कॉन्टैक्ट के अंदर 2 टाइप्स, चार्जिंग बाय रबिंग एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। आप देख सकते हो चार्जिंग बाय रबिंग एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। बोलो क्लियर है, चार्जिंग बाय रबिंग एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरी मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये जो मेथड है रबिंग एंड कंडक्शन, उसके अंदर मैंने लिखा है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर मैंने लिखा है चार्जिंग बाय विदाउट कॉन्टैक्ट। क्लियर, तो ये 3 मेथड, हम तीनों मेथड को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना। चलो अब देखते हैं सबसे पहली मेथड, चार्जिंग बाय रबिंग। अब आप जानते हैं रब करना क्या है, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ घिसना, इसको बोलेंगे रब करना। बोलो क्लियर है। अब चार्जिंग बाय रबिंग के अंदर क्या होगा, तो ध्यान से देखना। हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज मेरे पास एक ग्लास रोड है और दूसरा मेरे पास सिल्क है। ओके, सिल्क का एक टुकड़ा है और दूसरा मेरे पास ग्लास रोड है। अब इनिशियल बेस पर मैं ग्लास रोड को क्या करता हूं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाता हूं। कागज के छोटे छोटे टुकड़े हम रखेंगे, उसके पास मैं ग्लास रोड को ले जाता हूं। तो ग्लास रोड क्या नहीं कर पाते, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं कि ग्लास रोड के पास अट्रैक्शन के लिए कोई कैपेसिटी होनी चाहिए, पर वो कैपेसिटी उस पर नहीं है, यानी वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी उस पर चार्ज नहीं है। ओके, वैसे ही सिल्क की बात है। ओके, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्लास रोड और सिल्क दोनों को एक दूसरे के साथ रब करता हूं, यानी दोनों के बीच में मैं रबिंग प्रोसेस कर रहा हूं। ओके, एक दूसरे के साथ रबिंग करूंगा। रबिंग करेंगे तो क्या होगा, अगर हम एक दूसरे का रब करेंगे ऐसे, तो वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और जब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, देखना यहां पर हमारे पास क्या है, दिस इज द एटम ऑफ द ग्लास एंड दिस इज ऑल्सो द एटम ऑफ द सिल्क। क्लियर है, जैसे हम कांटेक्ट करेंगे तो वो दोनों के एटम भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे। जैसे ही वो दोनों के एटम एक दूसरे के साथ, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, तो उनका जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। जिस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे हो क्या रहा है, जब हम एक दूसरे को रब कर रहे हैं, तो रबिंग प्रोसेस के अंदर जब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो सिल्क पर से क्या होगा, सिल्क पर जो न्यूक्लियस थे, वो सिल्क के न्यूक्लियस के प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा था कि ग्लास पर से जो एटम्स कांटेक्ट में आए थे, उन पर से इलेक्ट्रॉन को सिल्क अपने पास खींच लेता है। तो सपोज यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाते हैं, सिल्क पर। यहां मैंने फिगर में दिखाया है 5 इलेक्ट्रॉन सिल्क पे जा रहा है। अब सबसे पहले क्या था, तो ग्लास रोड था, ग्लास के पास क्या नहीं था, चार्ज नहीं था। अगर ग्लास के पास चार्ज नहीं था तो उसका मीनिंग क्या हुआ, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज नहीं है तो उसका मीनिंग है उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सपोज ग्लास पर 100 प्रोटॉन्स थे और 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, सेम वे यहां पे 500 प्रोटॉन्स थे, 500 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो सिल्क भी पहले चार्ज नहीं था और ग्लास रोड भी पहले चार्ज नहीं था। क्यों, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम थे।
अब जब हमने एक दूसरे के साथ उसको रब किया, ग्लास रोड पर से 5 इलेक्ट्रॉन सिल्क पर चले गए। अब यहां पे क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो किसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया? ग्लास ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। कितने? 5। तो वहां पर 5 प्रोटॉन्स डेवलप हो गए। ऐसे 5 प्रोटॉन्स डेवलप हुए हैं कि उनकी पॉजिटिव इफेक्ट को कैंसिल करने वाले इलेक्ट्रॉन उस पर नहीं है। वो कहां पे चले गए? सिल्क पर चले गए। यानी सिल्क पर नए 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे आए हैं कि उनकी नेगेटिव इफेक्ट को कैंसिल करने वाले पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नहीं है। यानी यहां पर किसकी इफेक्ट ज्यादा होगी? 5 इलेक्ट्रॉन की। और यहां पर किसकी इफेक्ट ज्यादा होगी? 5 प्रोटॉन की। यानी अब हम क्या बोल सकते हैं, रबिंग प्रोसेस के अंदर क्या हुआ होगा? तो किसी एक ऑब्जेक्ट ने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। जिसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है वो क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। सिंपल है। तो ग्लास रोड ने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और उसी इलेक्ट्रॉन को सिल्क ने एब्जॉर्ब किया। तो सिल्क की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है और इसकी सरफेस पर प्रोटॉन्स है। क्लियर? तो यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज और यहां पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब जाके आप क्या करो, इस ग्लास रोड को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओ। अब एक ग्लास रोड कागज के छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो, वो अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी रबिंग से पहले ग्लास रोड के पास नहीं थी। अब अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी यानी कि वर्क करने की कैपेसिटी ग्लास रोड के पास आ चुकी है। कब? रबिंग करने के बाद। तो मैं रबिंग को क्या बोलूंगा? चार्जिंग प्रोसेस बोलूंगा। क्यों? क्योंकि रबिंग करने से क्या हो गया? चार्ज डेवलप हो गया। किस पर? ग्लास रोड पर। और किस पर? सिल्क पर। अब सिल्क और ग्लास रोड दोनों भी क्या कर सकते हैं? वो कागज के छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, रबिंग से पहले ग्लास रोड और सिल्क दोनों को हम एक दूसरे के पास रखते हैं तो वो भी अट्रैक्शन नहीं करेंगे। बट आफ्टर रबिंग ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज है, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ लाएंगे, एक दूसरे से थोड़ा नजदीक करेंगे तो क्या होगा? वो दोनों भी अट्रैक्शन करेंगे। ए अट्रैक्शन पहले नहीं था, अब दिखाई दे रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ग्लास रोड और सिल्क पहले चार्ज नहीं था उन पर, अब उन पर चार्ज आ चुका है। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग। ओके, इस मेथड के अंदर हमने कांटेक्ट किया है, इसीलिए हम इसको कांटेक्ट मेथड बोलेंगे। ओके, अब दूसरे मेथड आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर आप देखो, मेरे पास एक स्पीयर है, एक दूसरा स्पीयर है। पहले स्पीयर के अंदर मैंने क्या दिखाया? 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप समझ सकते हो ये जो स्पीयर है वो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि उसके पास मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। उसका रिजल्टेंट चार्ज, नेट चार्ज कितना हो चुका है? 0। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। दूसरा, मेरे पास एक दूसरा स्पीयर है। अब ये जो मेरे पास दूसरा स्पीयर है उस पर रहने वाला चार्ज सपोज मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव है। हम यहां पे समझने के लिए क्या करेंगे कि यहां पर जो चार्ज है वो कितना है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं, यहां पे मेरे पास 12 प्रोटॉन्स। ओके, नेट चार्ज यानी कि इस पर रहने वाला नेट चार्ज मेरा +12E है। बोलो कितना है? +12E। यानी कि यहां पर मेरे पास 12 प्रोटॉन्स है। सिर्फ 12 प्रोटॉन्स ही होंगे? तो नहीं सर, यहां पे मेरे पास क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके कंपेयर में 12 प्रोटॉन्स ज्यादा है। यानी इसका चार्ज कितना हुआ? +12E। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन का +E, 12 प्रोटॉन्स का 12E। ओके, तो यहां पर मैंने एक दूसरा स्पीयर लिया है। वो स्पीयर कैसा है? तो दोनों स्पीयर की रेडियस और मटेरियल दोनों सेम है। ओके, दोनों स्पीयर की रेडियस और दोनों स्पीयर का मटेरियल बोथ आर सेम। क्लियर? पहला जो स्पीयर था वो न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था। तो उस पर क्यों कोई चार्ज नहीं था? तो उसका रीजन मैंने समझाया। अब जो दूसरा स्पीयर मैंने लिया है वो पॉजिटिव चार्ज स्पीयर लिया है। ओके,
अब यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है तो उस पर 12 प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे। किसके कंपेयर में? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में। यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाए, क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा प्रोटॉन्स थे वही दिखाए। ओके, अब 12 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना हुआ? प्लस 12 चार्ज होता है। ओके, यहां पे टोटल चार्ज कितना हुआ? 0 हुआ। अब देखो, जब हम उन दोनों स्फीयर को मेटल रोड से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो जैसे ही हम दोनों स्फीयर को मेटल रोड से कनेक्ट करेंगे, ए पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन पर अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के कारण सभी इलेक्ट्रॉन यहां से यानी न्यूट्रल स्फीयर से कहां पे जाना चाहते हैं? चार्ज स्फीयर पर। बट पहले उनके पास कांटेक्ट नहीं था। जब मैं दोनों के बीच में मेटल रोड का कांटेक्ट करवा दूंगा तो क्या होगा? एक कंडक्टर है। मेटल हमेशा क्या होता है? कंडक्टर होता है। अगर वो कंडक्टर है तो अपनी बॉडी में से क्या होने देगा? इलेक्ट्रॉन को पास होने देगा। जब वो अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को पास होने देगा तो क्या होगा? तो जैसे ही ये चार्ज स्फीयर अनचार्ज स्फीयर के कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही चार्ज स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज के कारण पहला जो न्यूट्रल स्फीयर था उस पर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के कारण कहां पे जाएंगे? चार्ज स्फीयर पर जाएंगे। बोलो क्लियर? तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहां से यानी न्यूट्रल स्फीयर में से एक इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है? चार्ज स्फीयर पे आता है, यहां पर आता है। तो सपोज यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आया, तो अब देखो पहले 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया तो उस इलेक्ट्रॉन ने कोई एक प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज की इफेक्ट को कैंसिल किया, तो अब इन दोनों की इफेक्ट क्या हो गई? कैंसिल आउट। तो अब देखो हुआ क्या, यहां पर हमारे पास 12 प्रोटॉन्स थे जिनकी इफेक्ट को कैंसिल करने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। अब यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन आता है। जब यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पास जो चार्ज लेके आता है, वो चार्ज यहां के 12 प्रोटॉन पर से कोई एक प्रोटॉन के चार्ज की इफेक्ट को कैंसिल करता है। तो अब जाके क्या हुआ, पहले यहां पे 12 प्रोटॉन्स थे यानी 12 जितना चार्ज था, अब यहां पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस 11 जितना हो जाएगा। दूसरी बात, यहां पे टोटल चार्ज 0 था। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम थे। अब जाके क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया, हुआ क्या, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब 11 हो चुके हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। बट अब जो एक प्रोटॉन है जिसकी इफेक्ट कैंसिल नहीं होती, उसी प्रोटॉन का चार्ज इस स्फीयर पर डेवलप हो चुका होगा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के बाद इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास से छोड़ दिया, तो अब इस पर क्या होगा? एक प्रोटॉन का चार्ज डेवलप होगा, यानी इस पर डेवलप होने वाला चार्ज 1 हो जाएगा। कब? आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब दूसरी बात, यहां से अट्रैक्शन तो ज्यादा ही होगा। देखो अब यहाँ पे 11 प्लस 11 जितना चार्ज है, यहाँ पे प्लस 1 जितना चार्ज है, यानी यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। ओके, इस स्फीयर को मैं स्फीयर ए बोल दूं, इसको मैं स्फीयर बी बोल देता हूं। स्फीयर बी का पॉजिटिव चार्ज प्लस 11 है, स्फीयर ए का पॉजिटिव चार्ज 1 है। तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में? 1 के कंपेयर में। इसीलिए फिर से क्या होगा, स्फीयर बी का अट्रैक्शन स्फीयर ए पर लगेगा, तो उसके कारण एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जैसे एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगी। एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन को यहाँ पे कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ पे अब 11 प्रोटॉन थे, अब कितने प्रोटॉन बाकी बच जाएंगे? 10। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुका, तो अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचे? 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन की इफेक्ट को कैंसिल किया। तो अब कितने प्रोटॉन ऐसे हैं जिनकी इफेक्ट कैंसिल नहीं होती? 2 प्रोटॉन्स। तो यहां पे क्या हुआ? 2 तो अब देखो,
जो पहले चार्ज था उसका चार्ज कम होता जा रहा है, और जिस पर चार्ज नहीं था उस पर चार्ज डेवलप होता जा रहा है। उसका रीजन पता चल गया। अब ऐसे ही प्रोसेस चलेगी। 10e का अट्रैक्शन 2e के अट्रैक्शन से ज्यादा है, इसलिए फिर से इस स्पीयर पर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन आते ही यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे, यहाँ पे डेवलप नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक दोनों का अट्रैक्शन सेम नहीं होगा तब तक। तो कब दोनों का अट्रैक्शन सेम होगा, जब दोनों पर नेट चार्ज सेम हो जाएगा तब। तो कितना कितना नेट चार्ज हो जाएगा, यहां पर 6e आ जाएगा, यहां पर 6e आ जाएगा। ओके, जब यहां से 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे तो 12 प्रोटॉन में से 6 प्रोटॉन एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल हो जाएगी, यानी यहां पर 6 प्रोटॉन बाकी बचेंगे। और यहां पर 6 प्रोटॉन ऐसे होंगे जिसने अपना इलेक्ट्रॉन घुमा दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पर से छोड़ दिया है। तो यहां पर 6 प्रोटॉन आएंगे, यहां पर 6 प्रोटॉन, दोनों पर पॉजिटिव 6e हो गए। अब दोनों पर पॉजिटिव 6e हो जाने के बाद क्या हो गया, चार्ज सेम हो गया। अब जितना अट्रैक्शन स्पीयर ए का स्पीयर बी पर होगा उतना ही अट्रैक्शन स्पीयर बी का स्पीयर ए पर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। बोलो क्लियर। तो जब भी आप 2 स्पीयर को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हो, कांटेक्ट करने की मेथड, दोनों के बीच में कोई मेटल रोड रखते हो या फिर मेटल वायर रखते हो या फिर डायरेक्टली दोनों को कांटेक्ट करते हो। ओके, कुछ भी करो, दोनों स्पीयर का कांटेक्ट होगा। कोई एक स्पीयर पर सपोज चार्ज नहीं है, दूसरे स्पीयर पर सपोज चार्ज है, तो दोनों को कांटेक्ट करने के बाद जब एक दूसरे को फिर से कांटेक्ट दूर करेंगे तो कितना चार्ज दोनों पर रहेगा। तो देखो, पहले स्पीयर पर कितना चार्ज था, Q इज इक्वल टू 0, और दूसरे स्पीयर पर कितना चार्ज था, 12e। दोनों को कांटेक्ट करने के बाद रिमूव किया। दोनों की चार्जिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब तक हुआ, जब तक दोनों पर सेम चार्ज नहीं आया तब तक। तो आफ्टर द चार्जिंग दोनों पर कितना चार्ज है, 6e 6e। तो मैं क्या बोल सकता हूं, कांटेक्ट से पहले जितना चार्ज है उन चार्ज का एडिशन करेंगे, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखो, पहले स्पीयर का चार्ज 0, दूसरे स्पीयर का चार्ज 12e डिवाइड बाई 2, दोनों का एडिशन किया। बोलो 12e डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 6, यानी 6e चार्ज है। कितना है, 6e। तो अब आप समझ सकते हो चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, दोनों स्पीयर सेम होने चाहिए, सेम मेटल और सेम रेडियस के स्पीयर होने चाहिए। इन्हीं सेम रेडियस और सेम स्पीयर के स्पीयर के अंदर जब हम चार्जिंग करेंगे, एक दूसरे को कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट को रिमूव करेंगे, तो कांटेक्ट रिमूव करने के बाद कितना चार्ज आएगा, फिर से कितना होगा, कांटेक्ट करने से पहले जितना चार्ज है उनका एडिशन डिवाइड बाय 2, जो आंसर आता है उतना चार्ज कांटेक्ट को रिमूव करने के बाद आएगा। बोलो क्लियर है। इसी को हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, अब हम तीसरी मेथड पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो, इंडक्शन में मैंने क्या लिखा है आपको, इंडक्शन इज द विदाउट कॉन्टैक्ट मेथड। यहां पे हम कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, तो किसका कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। और अगली वाली मेथड में हमने पढ़ा था कॉन्टैक्ट। तो देखो क्या पढ़ा हमने, ये जो स्पीयर था, जो पहले Q इज इक्वल टू 0 था, यानी उस पर चार्ज नहीं था, आफ्टर द प्रोसेस उस पर चार्ज डेवलप हो गया, यानी जिस पर चार्ज नहीं था उस पर हमने चार्ज डेवलप किया। क्लियर, वो चार्ज हो गया, पहले चार्ज नहीं था अब चार्ज हो गया। बट देखो, इसको चार्ज कंडीशन में लाने के लिए हमने एक दूसरे स्पीयर का यूज किया है। जो दूसरा स्पीयर हमने यूज किया है उसका हमने पहले स्पीयर के साथ कांटेक्ट किया था। अब यहां पे देखो, सपोज हमारे पास एक स्पीयर, ये जो स्पीयर हमारे पास है उस पर टोटल चार्ज आप देखो 0 है, टोटल चार्ज 0 है, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। क्यों, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके जैसा ही स्पीयर ए के जैसा ही, इस पर भी सेम कंडीशन थी, बट इसने चार्ज गेन किया किसके थ्रू, दूसरे स्पीयर के थ्रू। तो ये जो दूसरा स्पीयर था वो पहले स्पीयर के साथ कांटेक्ट कर रहा है।
अब हम ये जो अनचार्ज स्पीयर है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0, जो चार्ज स्पीयर नहीं है उस चार्ज स्पीयर को हम चार्ज करेंगे, बट उसको चार्ज करने के लिए हम जिस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे वो इसके साथ कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चार्ज बाय इंडक्शन। ये नॉन कॉन्टेक्ट टाइप मेथड है। क्या है? नॉन कॉन्टेक्ट टाइप। बोलो क्लियर है? ओके, देखो कैसे होगा। हमारा नीचे स्टैंड है, स्टैंड पर हमने स्पीयर रखा है, ओके, और स्टैंड और स्पीयर दोनों को अलग करने के लिए बीच में हमने इंसुलेटर रखा हुआ है। ओके, अब आप समझ सकते हैं। ओके, पहले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0 है। अब देखो हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हम बाहर से ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट और एक ऐसा प्लास्टिक रोड, जिसको हम क्या करेंगे, तो प्लास्टिक रोड को कैट फर, हमारी जो बिल्ली होती है, बिल्ली की जो बॉडी होती है उसका जो फर होता है, फर पर आप क्या करेंगे, प्लास्टिक रोड को रब करेंगे, इसी रबिंग प्रोसेस। तो प्लास्टिक रोड नेगेटिव चार्ज बनेगा। प्लास्टिक रोड कैसा बनेगा? नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही एक प्लास्टिक रोड को हमने क्या किया, इसी स्पीयर के साथ लाए, यानी इसी स्पीयर से बहुत ही नजदीक लेके गए, बहुत ही क्लोजर। ओके, बट हम उन दोनों को कांटेक्ट नहीं करेंगे, उन दोनों को टच नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, हमारा जो प्लास्टिक रोड था, ये प्लास्टिक रोड पर रहने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स स्पीयर पर थे, वो स्पीयर पर रहने वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ। वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच में रिपल्शन हुआ। रिपल्शन के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो जितने दूर जा सकते थे उतने दूर चले गए। कितने दूर? तो काफी दूर। कहां तक? तो वो तो बहुत दूर जाना चाहते थे, बट ये जो आउटर सरफेस थी उसके बाद एयर आ गई। यहाँ पे एयर है, एयर इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के अंदर मूव नहीं कर पाएंगे। ये तो कंडक्टर, ये सारा पोर्शन कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या करता है, मूव करता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण दूर जाते 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 सामने वाली सरफेस पर चले गए, उससे दूर नहीं गए, क्योंकि वो उसके बाद एयर है, एयर इंसुलेटर है। क्लियर? अब देखो हुआ क्या, अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज यहां पास में आ गया और रिपल्सन के कारण नेगेटिव चार्ज सामने चला गया। अब इसी कंडीशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, बट मैं यहां अर्थ पर से एक वायर निकालता हूं और एक कॉपर का वायर लेके मैं उसको क्या करता हूं, जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन थे उसकी साइड पर एक कांटेक्ट करवा देता हूं। यहां पे कांटेक्ट करवाता हूं। जैसे ही मैं कांटेक्ट करवाता हूं क्या हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कॉपर वायर के थ्रू अर्थ के अंदर चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? अर्थिंग प्रोसेस। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पे अर्थिंग हुआ, अर्थिंग के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे चले गए, अर्थ के अंदर चले गए। अब सारे इलेक्ट्रॉन जब अर्थ के अंदर चले गए, हमने फिर भी क्या करके रखा है, प्लास्टिक रोड को पास में ही रखा है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन के कारण वहां पर ही रहे, पूरे स्फीयर के अंदर फैल नहीं जाए। ओके, अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या किया, अर्थिंग को रिमूव किया, अर्थिंग कैंसिल किया, यानी हमने कॉपर के वायर को वहां से हटा लिया, बट अभी हमने प्लास्टिक रोड को वहीं पे रखा है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज अभी भी अट्रैक्शन के कारण वहीं पर है। बोलो क्लियर है? अब देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, अर्थ के अंदर चले गए। अब यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, किसके कंपेयर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में। अब पहले दोनों सेम थे तो टोटल चार्ज 0 था, अब यहां पर सेम नहीं है, टोटल चार्ज 0 नहीं होगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, ये प्लास्टिक रोड को भी मैं दूर ले जाता हूं। जैसे ही प्लास्टिक रोड दूर जाएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन अपने अंदर अंदर क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे कि रिपल्शन, रिपल्शन। तो वो अंदर अंदर एक दूसरे के पास रिपल्शन करेंगे। जैसे ही वो रिपल्शन करेंगे वो मैक्सिमम दूर जाएंगे। मैक्सिमम दूर कितना जाएंगे, वो सरफेस पर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस से ज्यादा वो दूर नहीं जा सकते। क्यों? उसके बाद तो एयर आ जाती है, एयर इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर चार्ज मूव नहीं हो पाता, तो वो पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम रिपल्शन करेंगे और रिपल्शन के कारण पूरे स्फीयर की सरफेस पर वो क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? अब हमारा स्फीयर कैसा हो चुका है, बोलो
पहले हमारा स्पीयर Q इज इक्वल टू 0 था, यानी उस पर चार्ज नहीं था। अब हमारे स्पीयर पर पॉजिटिव चार्ज। बोलो क्लियर? तो ये इजी मेथड थी। इसी इजी मेथड को समझाने के लिए मैंने ओल्ड टेक्स्ट बुक की मेथड ली है। ओके, हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर यही मेथड है, पर उसको कुछ अलग मेथड से समझाया हुआ। ओके, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपको इतना पता चल गया। तो चार्जिंग मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरीके से पता चलता है। ओके, थैंक यू।